त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। सप्त सिंधु की गर्भ से जन्मा आर्यवर्त, जिसे वैदिक मंत्रों का वैज्ञानिक वर्चस्व मिला, जिसे ओम की शक्ति मिली, जिसने उपनिषद को विश्व दर्शन बनाया, जहां गौतम और महावीर जैसे ऋषि मुनियों ने ज्ञान, आध्यात्म और निराकार ब्रह्मांड के अस्तित्व को आलोकित किया, उन्हीं सप्तनिधियों से अलंकृत दुष्यंत पुत्र भरत की इस पावन पवित्र वसुंधरा को शत शत नमन। यह इतिहास है जहां आचार्य चाणक्य की कूटनीतिक ओज ने मौर्य वंश की गोद में चंद्रगुप्त और अशोक जैसे यशस्वी सम्राटों को जन्म दिया। समय और शून्य का कालचक्र अविराम बढ़ता गया और फिर इतिहास की समाधि पर जन्म हुआ महान प्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। इसके बाद भारतीय इतिहास का गति चक्र गहरी नींद में सो गया और सहर होने से पहले ही तुर्की अश्वों की खूनी पदचाप की ध्वनि गूंजने लगी। इन अश्वों की पदचाप की दहशत से यहाँ अनवरत पूजा की आरती की लौ थरथराने लगी। निर्जीव पत्थरों से तराशी मूर्तियों के आभूषण उतार लिए गए और भारत इतिहास के रथ पर सवार होकर आर्यावर्त से हिंदुस्तान बन गया। पर इतिहास मौन के महाशून्य में डूबा नहीं, बल्कि पतन के गर्त में भी अपनी समाधि पर भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों की सुंदर, कठोर और ऊंची दीवार खड़ी करता रहा। आरंभ हुआ भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय, मुगलों का ज़मीन फिरदौस। बाबर ने हसीन बागीचों से इसकी बुनियाद रखी। हुमायूं उन्हीं बागीचों में कठिनाइयों से जूझता रहा। अकबर ने अपनी धार्मिक और सहिष्णुता की नीति को साक्षी रखकर दीन-ए-इलाही द्वारा हिंदुस्तान को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधा। जहांगीर ने कला को लौकिक रूप दिया, तो संगमरमर से तराशे शाहजहां के तोहफे ने हिंदुस्तान को विश्व के नक्शे पर खड़ा कर दिया। 18वीं सदी में हिंदुस्तान पर दो तरफा हमला हुआ। एक तरफ नादिर शाह की लूट से मुगलों की ज़मीन फिरदौस की चकाचौंध स्याह पड़ने लगी, तो दूसरी तरफ पश्चिमी उपनिवेशवाद के भूचाल ने हिंदुस्तान की नींव को क्षतिग्रस्त कर दिया। 19वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति की लहर दौड़ गई और भारतीय उपनिवेश विश्व बाजार व्यवस्था की बढ़ती घटती मांग का शिकार बन गया। पर इस बार एक नए युग का जन्म हुआ। बहुध्रुवीय शोषण के विरुद्ध परिश्रांत इतिहास की समाधि पर जन्म हुआ अविराम संघर्ष की एक विद्युतीय धारा का, राष्ट्र निर्माण और औपनिवेशिक संघर्ष की धारा। यह धीमी सही पर सशक्त थी। भारतीयों में एक नवीन ऊर्जा, एक नवीन शक्ति का संचार हुआ और आरंभ हुआ स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय, पहला सैलाब, 1857 का गदर। हाँ, 1857 का गदर। यूँ तो यह एक राष्ट्रीय संघर्ष था, परंतु इसमें राष्ट्रीयता एवं राजभक्ति क्षेत्रीय थी, क्योंकि इसका नेतृत्व कुछ असंतुष्ट राजाओं एवं जमींदारों के हाथ में था। स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला यूँ अचानक धधक जाने का प्रमुख कारण अंग्रेजी शासकों द्वारा भारतीय संपत्ति एवं संसाधनों का दोहन व आर्थिक शोषण था। साथ ही कुछ ज्वलंत मुद्दे जैसे तत्कालीन शासकों द्वारा लिए गए निर्णयों ने भी इस ज्वाला में घी का काम किया। पहले तो ब्रिटिश फौज में सेवारत भारतीय सैनिकों की पदोन्नति, वेतन वृद्धि तथा धार्मिक चिन्ह के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। डलहौजी की हड़प नीति में हिंदू राजाओं से उनके दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के अधिकार को छीन लिया गया। साथ ही इसी आधार पर सतारा, जैतपुर, उदयपुर और झांसी जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस तरह संपूर्ण भारत में विद्रोह के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अलग अलग थे, लेकिन भारतीयों का निशाना केवल एक था, अंग्रेज व अंग्रेजी साम्राज्य। भारतीय जनमानस
स्वतंत्रता के इस महायज्ञ की तैयारी मन ही मन कर चुके थे। अब तक रोटी और कमल घर घर पहुंच चुका था। वहीं मेरठ की बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने पुराने ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। विवश करने पर सैनिक विद्रोह हुआ और मंगल पांडे ने विद्रोह का पहला स्वर अपनी ही गोली की आवाज़ से मुखर कर दिया। 10 मई 1857 मंगल पांडे को फांसी देकर अंग्रेज़ों ने सोचा होगा कि विद्रोह की ये आग दब चुकी है, पर मेरठ की चिंगारी ने अब तक लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और झांसी में विद्रोह की आग सुलगा दी थी। उत्तर भारत में लक्ष्मीबाई, वक्त खान, अजीमुल्ला, पेशवा तथा कुंवर सिंह ने इस विद्रोह की कमान डटकर संभाली थी। पर स्वतंत्रता संग्राम के इस विद्रोह का हर्ष उस पहाड़ी नदी के समान हुआ जिसका बहाव तो बहुत तेज होता है, साथ ही जिसका पानी आवेग से आकर अपना रास्ता बना लेता है, पर दिशाहीनता के कारण कहीं न कहीं वह नदी प्रपात बनकर गर्त में जा समाती है। 1857 के विद्रोह में लोग तो जागरूक थे, पर एक उचित दिशा देकर इस विद्रोह को आगे न बढ़ा सके। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेश ब्रिटिश ताज रूपी गर्त में जा गिरा और अब संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण था। ये सत्य है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना का महत्व उसकी तात्कालीन उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता, और इस रूप में 1857 का विद्रोह महज एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी नहीं थी। अपनी विफलता में भी इस विद्रोह ने एक महान उद्देश्य की पूर्ति की। यह उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गया जिसने वह हासिल कर दिखाया जो यह विद्रोह स्वयं हासिल नहीं कर पाया था। हाँ, 1857 का सैलाब वह जूलियस सीजर था जो जिंदा की जगह मरा हुआ ज़्यादा शक्तिशाली था। 1857, जी हाँ, सन 1857 के विद्रोह को दबाकर अंग्रेजी सत्ता ने भारत का बाजार के रूप में अत्यधिक शोषण करना प्रारंभ किया। दूसरी तरफ भारतीय अभी भी क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से असंतोष व्यक्त कर रहे थे। काल चक्र की सुई थी सन 1876 पर और मौका था वॉयसराय लिट्टन का भारत आगमन। दमन अत्याचार का यह 4 वर्षीय कार्यकाल बेहद सख्त था। अब भारत में अबाध मुक्त व्यापार चालू हो गया। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम लागू किया गया। साथ ही साथ सिर्फ भारतीयों के लिए शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिए गए और सिविल सेवा में प्रवेश आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मफहूम यह था कि इन नियमों अधिनियमों के सहारे आम भारतीयों को इतना दुर्बल कर दिया जाए कि वे पुनः एकजुट होकर संघर्ष की स्थिति में ना रहे। पर इन क्रूर नीतियों का प्रभाव ठीक उल्टा पड़ा और शायद इसी कारण इतिहासकारों ने इस युग को भारतीय राष्ट्रीयता के बीजारोपण के युग की संज्ञा दी। लिट्टन के उत्तराधिकारी रिपन ने भारतीयों को राहत दी, अधिकांश गलत नीतियों को वापस लेकर। पर अब तक भारत तीव्रता से एक भौगोलिक इकाई की पहचान त्याग कर राजनीतिक एवं राष्ट्रीय चेतना के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा था। समय था सन 1885 का। भारतीय इतिहास का एक ठोस अध्याय। A.O. ह्यूम के संरक्षण तथा W.C. बनर्जी की कप्तानी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। याद रहे, यह ना तो कोई अप्रत्याशित घटना थी और ना ही कोई ऐतिहासिक दुर्घटना। 1870 के दशक के अंत तथा 80 के दशक के प्रारंभ में राजनीतिक चेतना के माध्यम से जनता तो जागरूक थी ही, साथ ही साथ राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी भी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हितों के लिए संघर्ष करने को छटपटा रहे थे। उमड़ते हुए बादल किसी शक्तिशाली तूफान को जन्म देने की तैयारी में थे। अंग्रेजों के समक्ष एक राष्ट्रीय चुनौती। ऐसे में एक राष्ट्रीय दल का गठन होना जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था, भारतीय राजनीति के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक संगठन, एक मुख्यालय। इस मुख्यालय का उद्देश्य था भारतीयों को एक राष्ट्र के सूत्र में जोड़कर अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां चलाना और इस कार्यक्रम के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करना। कांग्रेस को लेकर विवाद का विषय यह था कि कहीं अंग्रेजों ने कांग्रेस का इस्तेमाल सुरक्षा नली या सेफ्टी वॉल्व के रूप में तो नहीं किया, और यदि यह सच है तो इससे बड़ा सच यह है कि कांग्रेस ने अंग्रेज उदारवादियों का इस्तेमाल तड़ित चालक के रूप में किया ताकि आंदोलन पर गिरने वाली अंग्रेजी दमन की बिजली से उसे बचाया जा सके। उन्नीसवीं सदी विदा ले रही थी, पर भारत में राष्ट्रीय चेतना की लौ जलाकर। हालांकि आरंभिक कांग्रेस कोई प्रत्यक्ष सफलता हासिल नहीं कर पाई, पर उसकी वास्तविक सफलता भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जिंदा रखने और 20वीं सदी की नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने में थी। 20वीं सदी का आगमन हुआ। इस सदी का आगमन स्वदेशी आंदोलन के उदय से जुड़ा हुआ है, जो कि बंग भंग के विरोध में था।
वायसराय लॉर्ड कर्जन की कूटनीतिक चाल थी बंगाल विभाजन। इससे बंगालवासी बेहद क्रोधित और क्षुब्ध थे। वास्तव में यह एक अप्रत्याशित घटना थी। इस कूटनीतिक चाल का परिणाम था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को खत्म करना। इस आंदोलन में लाल बाल पाल के अलावा कृष्ण कुमार तथा एसएन बनर्जी के अथक प्रयासों पर कुठाराघात 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, जो कि कांग्रेस का पहला विभाजन था। यही वह समय था जब पहली बार ब्रिटिश सत्ता ने भारत में सांप्रदायवाद का बीज बोया। नीति थी फूट डालो और शासन करो की नीति, और ये सच है, इसी जहरीली खेती की फसल आज भी हिंदुस्तान काट रहा है। सन 1915 स्थान था बंबई का अपोलो बंदरगाह। उस युग पुरुष का आगमन हुआ जिसने सत्याग्रह, अहिंसा, एकता और संघर्ष का मंत्र फूंककर स्वतंत्रता आंदोलन को नया आयाम दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगमन हुआ महात्मा गांधी का। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी के भारत आगमन से राष्ट्रीय आंदोलन को वह सिपाही मिल गया जो स्वतंत्रता की लड़ाई को फिर एक नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ाने में समर्थ था। यह सच है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज एवं संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का पूरा मौका मिला। गांधी जी ने सर्वप्रथम देश भ्रमण कर स्वयं को भारत की आम जनता से सीधे जोड़ा। सत्याग्रह और अहिंसा को हथियार बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन के सफर की शुरुआत की बिहार के चंपारण से, फिर अहमदाबाद और खेड़ा से उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। दूसरी ओर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय आश्वस्त थे कि अंग्रेज सरकार उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन 20वीं सदी का दूसरा दशक जाते जाते आशान्वित भारतीयों को यदि कुछ दे गया तो वह था काला कानून यानी रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और पंजाब का मार्शल लॉ। हालांकि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से भारतीय जनता को राहत देने की कोशिश भी की गई, लेकिन जनता अंग्रेजी हुकूमत की हकीकत जानती थी। भारतीय जानते थे कि ये ब्रिटिश शासन दमन के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता। दूसरी तरफ कांग्रेस की मुख्य धारा भी अंग्रेजों के दोहरेपन से असंतुष्ट थी। इस समय तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर विश्व राजनीति का प्रभाव भी पड़ने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति जो रवैया अपनाया, उससे भारतीय मुसलमान भी अंग्रेजों से नाराज थे, क्योंकि अंग्रेजों ने तुर्की के धर्मस्थल थ्रेस को अपने कब्जे में कर लिया था। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. हमारे बापू, देश के राष्ट्रपिता और अंग्रेज़ों के अर्धनग्न फकीर ने अपने पहले ही राष्ट्रव्यापी अभियान में ब्रिटानिया हुकूमत के अल्पायु होने का संकेत दे दिया था। सन 1922 गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय राजनीति में कुछ विराम का काल आया। हालांकि 1924 में उन्हें रिहा कर दिया था, पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भी अधिक शक्तिशाली रूप में उभरा 4 वर्ष बाद। सन 1928 तारीख 3 फरवरी, स्थान बंबई बंदरगाह, और घटना थी सर्वश्रेष्ठ साइमन आयोग का भारत आगमन। कांग्रेस ने उस साइमन आयोग का सर्वसम्मति से विरोध कर दिया जो भारत की मिट्टी को लंदन के जल से सींचना चाहता था। भारतीयों को चुनौती दी गई कि वे अपना संविधान स्वयं नहीं बना सकते, और इस चुनौती को भारतीयों ने अंकित मूल्य पर स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट सामने आई, जिसके माध्यम से कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार औपनिवेशिक स्वशासन की मांग की गई। पर इस बार कांग्रेस के अपने ही भाइयों ने उसकी पीठ पर प्रहार किया। हाँ, मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। सवाल ये उठता है कि धनुष की प्रत्यंचा पर अनुसंधानित तीर क्या वापस तरकश में जा सकता है? नहीं। ठीक इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम के धनुष की नेहरू रिपोर्ट रूपी प्रत्यंचा पर औपनिवेशिक स्वशासन का तीर कांग्रेस अनुसंधानित कर चुकी थी। सन 1929 स्थान लाहौर, कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ और 31 दिसंबर की रात्रि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पहला तिरंगा फहराया।
यद्यपि 3 रंगों से सुशोभित यह कोई साधारण ध्वज नहीं था, यह था भारतीय संबल का प्रतीक जो औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इस समय 7 समंदर पार अंग्रेज उस ऐतिहासिक सम्मेलन की तैयारी में थे जिसे संपूर्ण भारत के भविष्य का निर्माण करना था। कांग्रेस ने पुनः शक्ति को एकजुट करते हुए 1930 के गोलमेज सम्मेलन को ठुकराकर महात्मा के नेतृत्व में 20वीं सदी का दूसरा आंदोलन छेड़ दिया, सिविल नाफरमानी। जी हाँ, जिसे आप और हम सभी ने अवज्ञा या नमक आंदोलन के नाम से जानते हैं। 12 मार्च 1930 अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ यात्रा प्रारंभ करते हैं और 240 मील पैदल चलने के पश्चात हजारों का हुजूम पहुंचता है दांडी। कैलेंडर की तारीख थी 6 अप्रैल। गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर उस आंदोलन की शुरुआत की जो विद्युत की तरह संपूर्ण देश में फैल गया था। हाँ, नमक कानून टूट गया था। सरोजिनी नायडू और अब्बास तैयब जी ने धर्सना में उस अहिंसात्मक साहस का परिचय दिया जिसे वेव मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार ने संपूर्ण विश्व को अपने शब्दों में कुछ इस तरह बताया। सूरज के प्रचंड प्रताप को बारिश की बूंदों ने शांत किया और इरविन को विवश होकर गांधी के समक्ष घुटने टेकने पड़े। गांधी जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और चल पड़े दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, पर वहां से उन्हें खाली हाथी वापस आना पड़ा। यहाँ वे चुप नहीं बैठे। भारत लौटकर उन्होंने अवज्ञा आंदोलन के जिस दूसरे अध्याय की शुरुआत की, उससे अंग्रेजी साम्राज्य का कभी ना डूबने वाला सूर्य पूर्व की अहिंसात्मक शक्ति के समक्ष अस्त होता नजर आने लगा। अंग्रेजी दमन चक्र पुनः प्रारंभ हो गया और भारतीय राजनीति को और अधिक शक्ति बटोरने के लिए एक बार फिर विराम के काल में जाना पड़ा। भारतीय राजनीति की परिशांत धारा में एक वृहत ज्वार सन 1939 को उठा, जब 3 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर धावा बोलकर द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध जर्मनी के हिटलर, इटली के मुसोलिनी तथा जापान के तोजो जैसे तानाशाहों द्वारा हॉलैंड, फ्रांस तथा रूस के विरुद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध था। पर अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस की अनुमति के बिना भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सख्त विरोध करते हुए इंग्लैंड से उसके युद्ध के उद्देश्य को घोषित करने की मांग की। कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत से स्पष्ट शब्दों में पूछा कि इंग्लैंड क्या यह युद्ध प्रजातंत्र के विकास के लिए लड़ रहा है या साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए। तात्पर्य यह था कि यदि प्रजातंत्र का विकास करना उसका उद्देश्य है तो भारत जैसे गुलाम देशों को तुरंत आज़ाद कर देना चाहिए, और यदि वह साम्राज्यवादी है तो उसे जर्मनी की ओर से लड़ना चाहिए। अंततः अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के दबाव में आकर अंग्रेजी सरकार को विवश होकर अनेक सुधार आयोगों को भारत भेजना पड़ा। 1942 का क्रिप्स मिशन उसमें से एक महत्वपूर्ण आयोग था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में पूर्ण स्वतंत्रता के संबंध में कोई बात नहीं की गई थी। इसी कारण राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मसीहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्रिप्स के समस्त प्रस्तावों को ठुकराते हुए कहा, इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, अर्थात क्रिप्स प्रस्ताव भारत के नाम उत्तर तिथि पर दिया गया वह चेक है जो दिवालिया बैंक के नाम लिखा गया है। तात्पर्य यह था कि विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वह भारत को कुछ भी दे सकने की स्थिति में नहीं रहेगा। तारीख 8 अगस्त 1942, स्थान बम्बई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम महासंघर्ष को महात्मा गांधी के हाथों में सौंप दिया। देश में एक बार पुनः अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अहिंसात्मक स्वर मुखर हो गया। अंग्रेज़ों ने गांधी जी समेत समस्त राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।